Hello students, here our next lecture of class 8th, subject science, chapter 8, cell structure and functions हमने स्टार्ट किया था। हमने डिस्कवरी और सेल्स जानी थी, सेल के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे ऑर्गेनिज्म अलग अलग नंबर में ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अलग अलग नंबर में सेल प्रेजेंट रहते हैं, उनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट अलग अलग टाइप के जो सेल्स होते हैं उनका शेप भी हमने इवन अलग अलग देखा। और नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जब हमने बात करी तो हमने कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, जबकि कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में हजारों मिलियंस ट्रिलियंस अमाउंट में सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर हमने कहा था उनको जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट रहता है, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियन हमने उसके एग्जाम्पल दिए थे। और मल्टी सेलुलर हमने कहा था उनको जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हम लोग। और हमने कहा था कि सेल क्या करता है, जैसे ईंट होती हैं घर बनाते हुए, एक या बिल्डिंग बनाते हुए, जैसे एक बेसिक एक फाउंडेशन का काम जैसे ईट करती है, वैसे ही हमारी बॉडी जब बनती है तो उस टाइम पे ये सेल्स भी कुछ इसी तरीके से अरेंज रहती हैं जैसे कि ईट रहती है। ठीक है, तो यही तो हमने पढ़ा था ना। और हमने शेप के बारे में बात करा था। हमने कहा कि अलग अलग, देखिए अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। स्पैरिकल सेल, स्पैरिकल रेड ब्लड सेल हमने देखा। स्पाइंडल शेप में हमने मसल सेल्स देखी थी। और हमने लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल हमने देखी। हमने कहा कि अलग अलग टाइप के सेल्स भी होते हैं जिनका शेप अलग होता है। साइज ऑफ सेल भी हमने बात करी, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट सेल होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, और जो लार्जेस्ट होता है 170 mm इंटू 130 mm तक होता है, जो कि ऑस्ट्रिच का एग होता है। हमने कहा, फिर हमने पार्ट्स हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन की हमने बात करी थी, जो कि हमने कहा था कि बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किसमें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल को बाकी के अदर जो मीडियम है, सराउंडिंग जो मीडियम है उसके आसपास का, उससे इसको अलग करने का काम करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है, अलाउ करती है मूवमेंट, सब्सटेंस के मूवमेंट को अलाउ करती है, मटीरियल्स को अंदर या बाहर, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा उसे भी वो देखती है। और हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। तो फिर हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था। हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली लाइक, जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है, एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये है, न्यूक्लियस ये है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म हम बोल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट, वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं जो सेल में प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी बॉडीज होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी इसके अलावा भी चीजें होती हैं जिनको कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। इट इज जनरली स्पैरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंट्रल ऑफ द सेल। नॉर्मली स्पैरिकल शेप का ये दिखाई देता है, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देखिए स्पैरिकल शेप का होता है और सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट रहता है, सेल के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। इट कैन बी स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन मीन्स बेटा कलर करना। ठीक है, तो इसको हम इजीली कलर करके हम इजीली इसे देख सकते हैं। इट कैन बी स्ट्रेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज करके इसे थोड़ा कलरफुल करके मिथाइलिन ब्लू या कोई भी सॉल्यूशन इसमें डाल के या सैफ्रनिन डाल के हम इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो छोटी से छोटी चीज को भी हमें बड़ा करके क्लियरली दिखाता है, उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ओके, जिनको हम नॉर्मल आइज से, मतलब कि अपनी सिंपल आइज से नहीं देख सकते हैं, जहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन लेंसेज की जरूरत पड़ती है, हाई पावर मैग्निफिकेशन लेंसेज। जितने ज्यादा हाई पावर के मैग्निफिकेशन लेंसेज होंगे उतना क्लियरिटी हमें उस माइक्रोस्कोप में नजर आएगी। ओके, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोई दिया हुआ है ना, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये बाहर की जो लेयर है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये किससे सेपरेट रहता है, साइटोप्लाज्म से। देखो साइटोप्लाज्म ये है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग है ना, तो न्यूक्लियस सेपरेट रहता है साइटोप्लाज्म से। एक मतलब कि न्यूक्लियस अंदर है और बाहर साइटोप्लाज्म है, और इन दोनों के बीच में गैप है और एक ब्लैकिश पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है उसे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दिया। यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से उसे हम जानते हैं।
This membrane is also porous and allow the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. ये membrane भी porous होती है. porous होना means छेद वाली, छिद्र युक्त होती है, छोटे छोटे छेद इसमें होते हैं, जिससे कि ये क्या कर सके, साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म में दोनों ही साइड क्या कर सके, मटीरियल्स का मूवमेंट करवा सके. जैसे कोई आयंस जा रहे हैं, वाटर जा रहा है, तो उनके मूवमेंट को ये अलाउ करता है, और जो जरूरत के नहीं है उनको ना ही बाहर जाने देगा, ना ही अंदर आने देगा. ठीक है, ना ही न्यूक्लियस में जाने देगा, ना ही साइटोप्लाज्म में एंटर करने देगा. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम ये रहता है. ओके, तो विथ अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, अच्छा माइक्रोस्कोप जिसका हायर मैग्निफिकेशन पावर है, जो बहुत छोटी चीजों को भी बड़ा करके दिखाने की कैपेसिटी रखता है, वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस. हम इसमें न्यूक्लियस को देख सकते हैं, जो कि हाई पावर मैग्निफिकेशन लेंस वाला माइक्रोस्कोप जो होगा उसमें हम छोटी सी स्फेरिकल बॉडी जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसे हम देख सकते हैं. इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस. अब उसे क्या कह दिया जाता है बेटा, न्यूक्लियोलस. ठीक है, स्मॉलर. अब न्यूक्लियस के अंदर भी आप एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी देखेंगे जिसे कि न्यूक्लियोलस हम कहते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अब जो ये न्यूक्लियस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक तागे जैसा, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसे कि हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. तो ये क्रोमोसोम्स हैं, जीन है, इनके बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे अपने आगे की क्लासेस में. ठीक है, तो बोल रहा है दीज कैरी जीन्स. अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के पास प्रेजेंट रहता है एक और चीज जिसे कि हम जीन बोलते हैं, एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में हेल्प करता है. इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. यानी कि जिसमें कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग मीन्स उनके यंग वंस में कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं. या जैसे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं, तो उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन लेके जाता है, तो वो यही जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं. यही जीन्स क्या करते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में उसको ट्रांसफर कर देते हैं. इसीलिए हमारी बहुत सारी चीजें, हमारी आंखें कभी कभी अपने पेरेंट्स की तरह नजर आती हैं, हमारे बाल अपने पेरेंट्स की जैसे होते हैं, हम दिखने में पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं ना. क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जो ये जीन्स हैं वो हमारी पेरेंट्स की बॉडी से हमारी बॉडी में आते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, या जब मदर की वॉर्म में हमारा फॉर्मेशन हो रहा होता है, या मदर की वॉर्म में एक छोटा सा बच्चा डेवलप हो रहा होता है. तो उस टाइम पे ये सारे के सारे कैरेक्टर जितने भी हम अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, वो सब कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे होते हैं. और किसके फॉर्म में होते हैं बेटा, जीन्स के फॉर्म में होते हैं. ओके, तो कितना इंटरेस्टिंग है ना, जीन्स क्या कर रहे हैं, पापा मम्मी के कैरेक्टर बच्चों में ले आ रहे हैं, है ना. तो फिर बोल रहा है द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड. तो सेल डिवीजन की एक प्रोसेस होती है, तो जिस टाइम पे सेल डिवीजन होता है उसी टाइम पे हम सेल को डिवाइड होते हुए ये सेल क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस. तो न्यूक्लियस भी क्या करता है, इनहेरिटेंस में इसका काम होता है, एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल. तो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है. सारे के सारे जीन्स को नहीं जाने देगा, सारे के सारे कैरेक्टर्स को नहीं जाने देगा, जितने जाने की जरूरत है उतनों को ही ये जाने देता है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोल करने का इसका काम होता है. ओके, द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तो जितना भी कंटेंट होगा, जितनी भी चीजें एक सेल में प्रेजेंट है, उस सारी चीजों को क्या बोल दिया जाता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म. यानी कि प्रोटोप्लाज्म सेल का वो पार्ट है जिसमें कि सारी की सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं. मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ भी है, तो सारा का सारा किसमें आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में. ओके, इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म. इसमें साइटोप्लाज्म ही होगा और इसमें न्यूक्लियस भी होगा. सारी चीजें की जब हम बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी तो आ जाएगा ना. प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. तो प्रोटोप्लाज्म को क्या कह दिया जाता है, लिविंग सब्सटेंस कह दिया जाता है सेल का. ओके, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे को आपको जीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, तो लेट्स स्टार्ट. जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ठीक है, इनहेरिटेंस हमने पढ़ दिया. इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि पेरेंट्स से कैरेक्टर बच्चों में जाते हैं, है ना. तो जीन के इसमें क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है. हमने पढ़ा कि जीन कितने इंपॉर्टेंट है. जीन हमारे पेरेंट्स के जैसे कैरेक्टर, मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आप अपने मम्मी की तरह दिखाई देते हो, आप अपने पापा की तरह दिखाई देते हो, आपकी आंखें मम्मी की तरह हैं, आपकी आंखें पापा की तरह हैं, या अंकल की तरह हैं, दादी की तरह हैं, दादाजी की तरह हैं, बोलते हैं ना
बेटा, तो ये सब जीन का ही खेल होता है। ये दादाजी के जीन पापा में आए, पापा के जीन आप में आए, आपके जीन दूसरी जनरेशन में जाएंगे, तो ये सारी चीजें ऐसी चलते ही जाती हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है? जीन की वजह से होती है। ठीक है, इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये कंट्रोल करता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टर्स को, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जाते टाइम कितने जाएंगे, कैसे जाएंगे, सब कंट्रोल इसमें होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके पेरेंट्स से, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि आपके पेरेंट्स की बॉडी से आपकी बॉडी में कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, जैसे कि अगर आपके पापा की ब्राउन आइज हैं, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, आपके पास भी हो सकता है कि ब्राउन आइज ही हों। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, अगर आपकी मदर के कर्ली हेयर हैं, यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर, हो सकता है आपके पास भी कर्ली हेयर हो। और अगर आपकी मदर के कर्ली हेयर हैं, पापा के फादर के स्ट्रेट हेयर हैं, तो ऐसा नहीं कि कर्ली हेयर ही होंगे, मतलब कि हो सकता है कि आपके स्ट्रेट हेयर भी हों, तो किसी एक पेरेंट की तरह वो होंगे। ठीक है, हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टर। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आता है बेटा पेरेंट्स से, क्योंकि एक ही पापा, मतलब पापा ही पापा के कैरेक्टर नहीं आएंगे, मम्मी के कैरेक्टर भी आएंगे, मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर आते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन कुछ अलग भी फॉर्मेशन का फॉर्म कर सकता है। मतलब कि हो सकता है कर्ली हेयर नहीं है तो स्ट्रेट हेयर हो। तो ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, जब आप 10th में जाओगे, तो आपको बहुत डिटेल में इसको बताया जाएगा कि क्या होता है, कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कब होगा कि मदर के कैरेक्टर आएंगे, क्या होता है जब फादर के कैरेक्टर आते हैं, या कैसे फादर के कैरेक्टर आते हैं, कैसे मदर के कैरेक्टर आते हैं, ऐसा क्या होता है उन जीन्स में कि वो एक ही टाइप का कैरेक्टर, कर्ली और स्ट्रेट दोनों हेयर मिक्स नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये हम पढ़ेंगे, जानेंगे जब आप हायर क्लासेस में पहुंच जाएंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि जीन एक ऐसी यूनिट है जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को बच्चों में ले आते हैं। ठीक है, तो अब बोल रही है पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन द सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया। पहेली जानना चाहती है कि हमने न्यूक्लियस के बारे में तो पढ़ा, लेकिन क्या ये जो न्यूक्लियस है ये प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में सेम होता है? तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, अगर हम बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस की बात करें, इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये उनकी तरह बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, किनकी तरह? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोगों की तरह ये बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। अगर वेल ऑर्गेनाइज होता तो फिर वो हम लोगों का ही जैसा तो होता, तो इसलिए नहीं है इसका। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है बैक्टीरियल सेल के पास। जबकि ह्यूमन सिक सेल देखिए, हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है ना, जो कि चीजों को एक साथ मिक्स होने से रोक रही है। तो ऐसा तो इनके पास कुछ होता ही नहीं है। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोला द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल। तो ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियर मटीरियल तो है, कुछ चीजें तो हैं, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ऐसी सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं है, तो उनको क्या कह दिया जाता है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, क्या कह दिया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो द ऑर्गेनिज्म विथ दीज काइंड ऑफ सेल्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके इस टाइप के सेल्स होते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसे क्या कह दिया जाता है? प्रोकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स उन्हें कह देते हैं, जहां पे प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराने, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ओके, तो एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसके एग्जाम्पल है कौन? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, किसके? प्रोकैरियोट्स के। The cells like onion cell and cheek cell having well organized nucleus। तो जो सेल की हमने बात करी, अनियन सेल को हमने देखा, हम देखेंगे जब हम क्लास में एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम चीक सेल को देखेंगे, हमारी जो गाल की जो सेल है उसको देखेंगे, ये कितनी वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो यानी कि ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियर मटीरियल है, साथ ही साथ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, वेल ऑर्गेनाइज है, तो उसे क्या कह दिया जाता है? यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसे क्या कह दिया जाता है? यूकैरियोटिक सेल।
ओके। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया को छोड़ के एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सभी को क्या कह दिया जाता है, यूकैरियोटिक। यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिनकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है। तो पहली को आंसर मिल गया कि सब में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर अलग होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, जब आप अनियन सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे या जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, यस आप देखेंगे बेटा, क्योंकि हमने किया नहीं है तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, है ना। तो हम देखेंगे, तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कोई भी ब्लैंक स्ट्रक्चर देखा था साइटोप्लाज्म में, तो यस आप जरूर देखेंगे साइटोप्लाज्म में वो ब्लैंक स्ट्रक्चर। इट इज कॉल्ड वैक्यूल, तो इसे क्या कहा जाता है, वैक्यूल, सेल का वैक्यूल से कहा जाता है। इट कुड बी सिंगल एंड अ बिग एज इन एन ऑनियन सेल, तो जैसे कि अनियन सेल होता है वैसे बहुत बड़ा, सिंगल और बड़ा ये हो सकता है, ठीक है। तो और चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल, तो जो हमारी गाल की जो सेल है वो छोटे वैक्यूल्स वाली हो सकती हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल, तो बड़ी जो वैक्यूल्स होती हैं वो प्लांट सेल में देखने को मिलती हैं, और एनिमल सेल की जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, तो जो वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में वो बहुत छोटे होते हैं, ओके। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of ट्रेडिस्केंसिया लीफ, तो आपने जब, अब ये भी हमने किया नहीं है ना बेटा, तो इसमें भी आप क्या देखोगे, इसके साइटोप्लाज्म में कुछ कलर्ड बॉडीज आपको नजर आएंगी ट्रेडिस्केंसिया लीफ में। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं ऑफ द लीफ सेल। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, तो इनको क्या कह दिया जाता है, प्लास्टिड्स, ओके। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर्स के हमें नजर आ सकते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट, किसी के पास ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर होता है, जिसे कि क्या कह देते हैं बेटा, क्लोरोफिल। आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, तो यस, तो ग्रीन जो पिगमेंट होता है, ग्रीन को जो ग्रीन कलर देता है, प्लांट्स को जो ग्रीन कलर देता है, लीव्स जो ग्रीन कलर की होती हैं वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट रहता है, एक ग्रीन करने वाला पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर देता है, वो पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट रहता है, और उस पिगमेंट को क्या कह दिया जाता है, क्लोरोफिल, ओके। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ग्रीन कलर के जो जो प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कह दिया जाता है, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे कि क्लोरोफिल हम कह देते हैं, ओके। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप याद कर सकते हो, आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स की ही हम बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन जो प्लांट होते हैं उनका रेट फोटोसिंथेसिस का बहुत ज़्यादा होता है, वो इजीली रिएक्शन कर जाते हैं सनलाइट से और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड प्रोडक्ट बनाते। तो आपने पहले पढ़ा था, है ना, कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं, पढ़ा था ना बेटा, तो बस वही आपने रिकॉल करना है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, तो चलिए एक बार बात करते हैं कैसे हम कंपेयर करेंगे प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, कैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग होती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है। देखिए प्लांट सेल कितना अलग है ना, और एनिमल सेल कितना अलग है। तो क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म तो इसके पास भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म एनिमल सेल के भी पास प्रेजेंट है। देखिए इसके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, और इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, देखिए वैक्यूल, कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा वैक्यूल इसके पास प्रेजेंट है, लेकिन इसके पास ये देखो तो छोटा सा वैक्यूल प्रेजेंट है ना। इसके बाहर से सेल मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास भी बाहर से सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब इसके सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल प्रेजेंट है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है ना।
और देखिए सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी इसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो पीछे की एक्टिविटीज़ आप करके आ चुके हैं उन्हीं को देखते हुए आपने ये टेबल भी फिल करनी है। ठीक है, तो इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4, अगर आप रिकॉल कर पाएंगे एक्टिविटी 8.3 और 8.4 को, यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आप कंपेयर करने लायक हो जाएंगे, आप कर लेने चाहिए आपने इसको कंपेयर। तो ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली फिगर ए एंड बी। तो इस फिगर 8.7 ए और बी में केयरफुली इस स्ट्रक्चर को देखिए और फिर इसमें बोला जा रहा है कि लेट अस टेबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी सिमिलर चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, कौन सी डिसिमिलर चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, मतलब कि क्या प्रेजेंट है और क्या नहीं प्रेजेंट है। और कुछ नहीं करना है आपने, प्रेजेंट और एब्सेंट लिखना है। ठीक है, ओनली फ्यू फीचर्स आर मेंशन, कुछ ही फीचर्स हमें दिखा रखे हैं। यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1। देखिए सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। सेल वॉल प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है, देखिए सेल वॉल प्रेजेंट है ना, लेकिन एनिमल सेल में हमें कहीं सेल वॉल नहीं दिखाई दी तो एब्सेंट लिख दिया। ऐसे न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस दोनों में है क्या, यस हमें दिखाई दे रही है, यहाँ भी न्यूक्लियस है यहाँ भी न्यूक्लियस है, तो प्रेजेंट लिख दीजिए, और नहीं दिख रही है आपको तो एब्सेंट लिख दीजिए, है ना। और वैसे प्रेजेंट ही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा बेटा, इसमें तो प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में, जबकि इसमें नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ऐसे ही साइटोप्लाज्म किस में प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, एक ही में प्रेजेंट होता है। देखिए इसके पास भी प्रेजेंट है और इसके पास भी प्रेजेंट है ना। और ऐसे ही प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होता है, अभी हमने पढ़ा था, जिसमें प्रेजेंट है प्रेजेंट लिखिए, जिसमें प्रेजेंट नहीं है एब्सेंट लिख दीजिए। ऐसे वक्यूल का भी हमने पढ़ा था कि इसमें भी प्रेजेंट होगा इसमें भी प्रेजेंट होगा, तो आप इसे फिल कर लीजिए। ओके, फिल करने के बाद आप इसका जो टेबल आप फिल कर लेंगे उसकी इमेज, उसकी पिक खींच के आप मुझे सेंड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सेल वाला जो चैप्टर है, सेल के बारे में हमने जाना, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जानते हैं, चलिए हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा, चैप्टर की समरी एक बार हम देख लेते हैं। ओके, तो हमसे कहा गया ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बने हुए हैं, जिनको कि हम क्या कह देते हैं बेटा, ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट। अब ये ऑर्गन से तो मिलके बने हुए रहते हैं ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये ऑर्गन भी और छोटे छोटे पार्ट से मिलके बने हुए रहते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जंतु का, किसी भी जानवर का, किसी भी प्लांट का, किसी का भी जो सबसे छोटा लिविंग पार्ट होता है वो पार्ट क्या होता है, उसे क्या कह दिया जाता है, सेल, कोशिका। Okay, cells were first observed in Cork by रॉबर्ट हुक इन 1665। तो जो सेल थी यानी कि कोशिका की जो खोज की गई, इनको सबसे पहले देखा गया वो कॉर्क सेल में देखा गया। और कॉर्क कहाँ पे मिलता है बेटा, जो कि ट्री बार्क होता है, जो पेड़ की खाल होती है उसमें प्रेजेंट रहते हैं, उसमें देखा गया था। रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था 1665 में। ओके, सेल्स एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज। हमने देखा कि सेल्स में बहुत सारी वेराइटी होती है, अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज भी सेल्स के होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म टू, एक ऑर्गेनिज्म में अलग इतना, जैसे अगर किसी में बिलियंस है तो किसी में ट्रिलियंस होंगे, किसी में एक ही सेल्स है तो किसी में हजारों सेल्स होंगे। तो नंबर भी अलग अलग होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मतलब कि अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट रहते हैं। ओके, some cells are big enough to be seen with the unaided eye, hence is an example। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि इतने बड़े होते हैं कि बिना किसी, मतलब कि बिना किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत के हम अपने ऐसे ही नॉर्मल आइज से हम उन्हें देख सकते हैं। जैसे कि एक मुर्गी का एग, मुर्गी के एग को हम इजीली देख सकते हैं, है ना। तो बिना उसको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ करते ना बेटा हम, उसे तो हम खाते भी हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप की यूज के देख सकते हैं। मतलब कि एक एग इतना बड़ा भी हो सकता है कि हम उसे बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, जबकि किसी किसी का इतना छोटा होता है कि हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की जरूरत पड़ती है। एग ही नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म ही इतने छोटे होते हैं जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, है ना। उसके बाद
सम ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, वाइल अदर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, जबकि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो जो सिंगल सेल हैं उन्हें क्या कह दिया जाता है, यूनिसेलुलर, और जो लार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिनके सेल्स हैं उनको मल्टीसेलुलर कह दिया जाता है। तो द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स perform all the basic function performed by a variety of cells in multicellular organisms। तो इसका मतलब जो सिंगल सेल हैं उनको हमने यूनिसेलुलर बोल दिया, जो जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं उन्हें मल्टीसेलुलर बोल दिया, लेकिन जो यूनिसेलुलर का जिसकी बॉडी में एक ही सेल है वो सारे फंक्शन करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो सेल भी वो सारे फंक्शन कर पाता है जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट सेल रखता है। ठीक है, सारे के सारे वैरायटी ऑफ फंक्शंस को वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद द सेल हैज 3 मेन पार्ट, सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं। द सेल मेम्ब्रेन, एक तो सेल मेम्ब्रेन उसके पास प्रेजेंट है, दूसरा साइटोप्लाज्म विच कंटेन स्मॉलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म जिसमें कि और छोटे छोटे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि जिनको कि ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी सेल को की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, एंड द न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, यानी कि सेल के 3 मेन पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस किससे सेपरेट रहता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहता है, बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसकी हेल्प से, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और इसके बाहर फिर साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, तो ये इससे अलग रहता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, कौन, न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट, सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें कि न्यूक्लियस अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट नहीं रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि पूरी तरीके से डिजाइन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, दैट इज लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसी सेल्स को क्या कह दिया जाता है, ऐसी सेल्स को हम कह देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स क्या होती हैं, एनिमल सेल से अलग होती हैं, कैसे, इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म सेल वॉल, जिसमें कि एक एडिशनल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जिसे कि हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जिसे हम सेल वॉल कह देते हैं। ओके, तो कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स, तो आप देखेंगे कि किसी किसी सेल में कलर्ड बॉडीज नजर आती हैं, अलग अलग कलर की नजर आती हैं, जिसे कि हम प्लास्टिड्स कह देते हैं, आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में हमें देखने को मिलती है। तो आपके टेबल का आंसर आपको मिल गया होगा, है ना, ये वाला आंसर भी मिल गया आपको। ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, तो ऐसे प्लास्टिड्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो उन प्लास्टिड्स को क्या कह दिया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड है जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट को कंटेन करता है, जिसे कि हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलरेशन ऑफ लीफ एंड स्टेम ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज, और ये जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन कलर है, वो हेल्प करता है उनको फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस क्या, कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, किस किस चीज का यूज करते हैं, जो क्लोरोफिल है वो ट्रैप कर लेता है सनलाइट को और एनवायरनमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और जड़ों से यानी कि सॉइल से किसको लेता है, वाटर को लेता है, और ये सारी चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं और बना देती हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में भेज दी जाती है, हम उसे यूज करते हैं। ग्लूकोज जो फूड उनका बना वो प्लांट अपने पास रख लेता है ताकि उसको खाना मिल सके। ठीक है, उसका खाना क्या होता है, ग्लूकोज। तो हम कह सकते हैं सन से मिलने वाली एनर्जी को क्या कहा जाता है बेटा, सोलर एनर्जी कहा जाता है ना। तो और
जो बन रहा है, जो फूड बन रहा है वो केमिकली तो बन रहा है ना, केमिकल, ग्लूकोज ऑक्सीजन, केमिकल कॉम्बिनेशन ही तो है। तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो जब सोलर एनर्जी, सन से आने वाली एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल हैज अ बिग सेंट्रल वैक्यूल। तो वैक्यूल्स तो हमने देखा कि एनिमल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, लेकिन हमने देखा कि प्लांट सेल के पास एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। जैसे देखिए इतना बड़ा सा एक ही सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। जबकि एनिमल सेल में हमें बहुत सारे वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं, है ना। तो छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स हमें नजर आते हैं एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में एक ही बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल हमें देखने को मिलता है। तो इतनी सारी चीजें हमने सीखी और हमारे इस चैप्टर में अब हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा क्या, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए और पढ़िए। नोट्स हम बाद में करेंगे चैप्टर के। तो हैव ए नाइस डे।